हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, कल हमने देखा था सीएजी का जो चैप्टर था, कल हमने स्टार्ट किया था और कल हमने मोटा-मोटी लगभग तथ्य के हिसाब से हमने यानी फैक्ट के हिसाब से डिस्कस कर लिया था, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है और आज का सेशन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम पूरे तरीके से सीएजी के कांसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या प्रक्रिया होती है और कैसे ये कार्य करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। बोर्ड देखकर आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि कितनी कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें आज बताई जाएगी, क्योंकि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं, इन्हें महत्वपूर्ण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई होती है। इनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला होता है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे, तो सीएजी के चैप्टर को आप कहीं न कहीं मिस कर देंगे, क्योंकि केवल फैक्ट या तथ्य जानने से ही नहीं पूरा होता है। आपको इसके तह में जाना पड़ता है, इसकी गहराई में जाना पड़ता है, इनकी प्रक्रिया, इनकी शक्ति के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, तब जाकर के अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, आपके दायरे में होंगे। अगर आप इसे आधा देखेंगे, आधा मिस कर देंगे, यानी केवल तथ्य के बारे में ही जानकारी रखेंगे, तो केवल तथ्य वाला सवाल ही आप कर पाएँगे। अगर इसके कांसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहीं न कहीं आप उस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि आपको पूरी कांसेप्ट के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है? तो आज हम इनके कार्य शक्ति के बारे में बात करेंगे और जो कार्य करने की इनकी प्रक्रिया होती है, उसको हम XYZ हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें समझ में तभी आएगी दोस्तों, जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि सीएजी की कार्य शक्ति के बारे में देख लेते हैं कि सीएजी की जो कार्य शक्ति है दोस्तों, वो कौन-कौन सी है और सीएजी के कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, ये कार्य कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीएजी की कार्य शक्ति यानी नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक का शक्ति क्या होती है, इनकी कार्य शक्ति क्या होती है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सिंचित निधि, क्या दोस्तों? सिंचित निधि और आकस्मिक निधि। क्या दोस्तों? एक सेकंड, थोड़ा-सा मार्कर हम चेंज कर लें। हाँ, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सिंचित निधि क्या दोस्तों? सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। इस चीज़ पे हम जोर देकर इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और जब तक इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब तक कोई भी इनका क्वेश्चन कर नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको स्लो मोशन में बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ और आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, अगर इन चीज़ों को समझना है तो, ठीक है? तो कह रहा है कि सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, ठीक है? ये तीनों निधि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम आगे पढ़ाएँगे इन तीनों निधियों के बारे में, इनके अलग-अलग जो प्रक्रिया है, इनमें कितने सदस्य होते हैं, इनमें क्या सब चीज़ें होती हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा तब, ठीक है? फिलहाल आप इतना देखिए कि सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि तथा क्या दोस्तों? तथा ऐसी कंपनी जिसमें भारत सरकार का, यहाँ पर मैं आपको हाइलाइट कर दिया हूँ ताकि आपकी निगाह इस पे डायरेक्ट जाकर पड़े और आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है? क्या दोस्तों? सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि तथा ऐसी कंपनी जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना हो? जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% हो। क्या दोस्तों? जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% हो, ऐसे कंपनियों का और जितने भी हमारे ये निधियाँ हैं, इनकी क्या करता है? इनकी लेखा-जोखा का काम क्या करता है? कौन करता है? इनकी लेखा-जोखा का काम कौन करता है दोस्तों? तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी करता है, ठीक है? एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाला है। तो इस बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर इसके पहले समझाने के बाद आपको कहीं भी कन्फ्यूजिंग रही होगी, तो मैं इस बार जब रिपीट करने जा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है? मैं एक-एक चीज़ क्लियर करते चलूँगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो और आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको दोबारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है? तो चलिए रिपीट करते हैं। कह रहा है कि सिंचित निधि और आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि तथा ऐसी कोई कंपनी जिसमें भारत सरकार का जो हिस्सेदारी है वो 51% हो। क्या? 51% हो, ऐसे कंपनी का और इन तीनों निधियों का क्या करता है? लेखा-जोखा का काम कौन करता है दोस्तों? इनका लेखा-जोखा का जो काम करता है वो सीएजी करता है। क्या? सीएजी करता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, ठीक है? यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर से रिपीट करके आपको पढ़ाया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? और ध्यान से देखना, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आइए इसके आगे चलते हैं।
सीएजी के कार्य की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लेखा जोखा करता है, यानी कंपनी का लेखा जोखा करता है, जो तीनों निधियां हैं, सिंचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि तथा किसी भी कंपनी में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी 51% होती है, इनका जो लेखा जोखा करता है कौन? सीएजी। अच्छा, उनका लेखा जोखा करने की प्रक्रिया क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, वो कैसे इनका लेखा जोखा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस नियम किस प्रावधान के तहत करते हैं, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को जानेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि सीएजी होता क्या है। और सीएजी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे हम देखने वाले हैं क्यों हमारे लिए, क्यों हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सीएजी, तो हम उसको आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा गहरा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीएजी के कार्य करने की प्रक्रिया, क्या दोस्तों? सीएजी के कार्य करने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या कर रहा है? सीएजी इन सब के आय, क्या? सीएजी इन सब के आय व्यय का लेखा जोखा, किसके? यानी सिंचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि तथा ऐसी कोई कंपनी जिसमें भारत सरकार का 51% का हिस्सेदारी हो। कह रहा है कि सीएजी इन सब के आय व्यय का लेखा जोखा करने के बाद, किनके? ये तीन निधियां और जो कोई कंपनी होगी जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% होगी, इनके लेखा जोखा यानी इनके आय व्यय का लेखा जोखा करने के बाद, ठीक है, करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट, क्या दोस्तों? अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को देगा या देगी। क्या? कौन? सीएजी। इन सभी का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा करने के बाद क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट केंद्र में, क्या दोस्तों? केंद्र में राष्ट्रपति को देगी। यहां पर आपसे एग्जामिनर खेलने की कोशिश करेगा, यहां पर राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति या कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केंद्र में राष्ट्रपति को सबसे पहले ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप इस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेव कर लेना दोस्तों। ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति को देगा या राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? और राष्ट्रपति इस, क्या दोस्तों? राष्ट्रपति इसे संसद में क्या करेगा? इसे संसद में रखवाएगा। क्या दोस्तों? जब समितियों का लेखा जोखा तथा कंपनियों का लेखा जोखा करने के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को देगा, उसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेगा? संसद में रखवाएगा। क्या दोस्तों? जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं हाइलाइटर को चेंज कर दिया हूं ताकि आपकी निगाह इस पर बनी रहे। ठीक है, राष्ट्रपति इसे, किसे? रिपोर्ट को कहां रखवाता है? संसद में रखवाएगा। ठीक है, संसद में रखवाएगा और संसद इस रिपोर्ट को क्या करेगी? लोक लेखा समिति के पास भेजेगी। क्या दोस्तों? लोक लेखा समिति के पास भेजेगी। क्या दोस्तों? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो सीएजी है केंद्र में राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट देगा, उसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। ठीक है, पॉइंट नोट करते जाइएगा, जहां ना समझ में आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। यहां से प्री और मेंस दोनों के सवाल बने दोस्तों, ताकि आपके समय में अगर कोई क्वेश्चन बने इस चैप्टर से तो आप उसे करने में सक्षम रहें। ठीक है, इसलिए मैं जोर देकर बता रहा हूं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करा? संसद इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास देगी। क्या दोस्तों? संसद को राष्ट्रपति देगा, अब क्या कर रहा है? संसद इस रिपोर्ट को क्या करेगी? लोक लेखा समिति के पास देगी। लोक लेखा समिति क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है, वित्त लेखा समिति क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी आगे चल के। फिलहाल अभी इतना जानिए कि लोक लेखा समिति को देगी। उसके बाद यहीं पे लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोक लेखा जो समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं। क्या दोस्तों? जो लोक लेखा समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं और किस सदन के कितने सदस्य होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर थोड़ी सी हम जान लेते हैं। बाकी जब हम आगे इनके चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पर और ज्यादा इनको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो लोक लेखा जो समिति है दोस्तों, उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। क्या दोस्तों? लोक लेखा समिति की जो सदस्यों की संख्या होती है वो टोटल 22 होती है। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी डिवाइड किया गया है। क्या दोस्तों? जो 22 सदस्य हैं उसमें भी डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से किस सदन में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? 22 में से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। क्या दोस्तों? लोकसभा के होते हैं। ठीक है, बचे कितने? बचे 7। जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से
बिलोंग करते हैं। क्या दोस्तों? राज्यसभा से। यानी टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। यहाँ कोई कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है? यहाँ पर क्लियर, बस इतना जान जाइए कि जो लोक लेखा समिति उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो आपने जान लिया। अब यहाँ से हम फिर से चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है? संसद इस रिपोर्ट को किसको देती है दोस्तों? वो देती है लोक लेखा समिति को देगी, ठीक है? अच्छा, लोक लेखा समिति को देने के बाद अब क्या होता है उसके आगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद करेगा लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करेगी। क्या दोस्तों? जब लोक लेखा समिति के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है तो लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से इसके डीप में जाकर के क्या करती है? जांच करती है, परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, ठीक है? तो लोक क्या करती है? लोक समिति इस रिपोर्ट की जांच करेगी। उसके बाद इस रिपोर्ट को, यानी जांच के बाद इस रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को देगी या देती है, ठीक है? आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा डायमेंशन है। ये रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहां कहां जा रही है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे, क्या आपको लगता है कि ये चीज आपको समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है? इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मेरी इस क्लास को कोई देख रहा होगा, जो भी देख रहा होगा, उसको आज के बाद कंफ्यूजिंग नहीं होगी। लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेगा, यानी लास्ट तक देखेगा, तभी इन चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है? और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर इन चीज़ों को एक बार आपने आत्मसात कर लिया तो दोबारा आप भूल नहीं सकते, ये मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है? उसके बाद क्या, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, ठीक है? उसके बाद क्या करेगी? जो लोक लेखा समिति है इस रिपोर्ट की जांच करेगी। जांच करने के बाद इस रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को देती है। क्या दोस्तों? लोकसभा स्पीकर को देती है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर महोदय क्या करते हैं? इस रिपोर्ट को पुनः कहाँ रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। क्या दोस्तों? जो लोकसभा स्पीकर हैं इस रिपोर्ट को पुनः संसद में रखवाएंगे, ठीक है? यहां तक मुझे लगता है कि मैंने 100% देकर आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो क्या यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो है इस रिपोर्ट को पुनः संसद में रखवाएगा, ठीक है? पुनः संसद में रखवाने के बाद वहां पर दोनों सदनों का होना जरूरी होता है। यहाँ पर दोनों सदनों का होना जरूरी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है जहां दोनों सदन का होना जरूरी होता है या दोनों सदन का होना अनिवार्य होता है, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है कि साथ ही मीडिया के लोग होते हैं और इन्हीं मीडिया और पेपर यानी न्यूज़पेपर के तहत, क्या दोस्तों? इन्हीं मीडिया और न्यूज़पेपर के तहत हमें यानी भारत के नागरिक को, भारत के लोग को, भारत के जनता को पता चलता है सीएजी की इस रिपोर्ट से। क्या दोस्तों? सीएजी की इस रिपोर्ट से हम भारतीय नागरिक को ये पता चलता है कि जो सरकार पैसे खर्च कर रही है, किसको दे रही है, किसको ले रही है, कहाँ ज़्यादा आय कर रही है, कहाँ ज़्यादा व्यय कर रही है, इन सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है तब जाकर के पूरे जनता के पास पहुंचता है। क्या दोस्तों? तब जाके पूरे जनता के पास पहुंचता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, क्या दोस्तों? ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ये रिपोर्ट किसके पक्ष में आती है? सीएजी के पक्ष में आती है। क्यों? क्योंकि ये सीएजी की रिपोर्ट ही है जो इतना ज़्यादा डायमेंशन में घूम करके जनता के पास पहुंचती है और जनता इन्हीं के माध्यम से जान पाती है कि हमारे देश में जो सरकार पैसे खर्च कर रही है, कितना कोयला खदान में लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सब कुछ डिटेल इस रिपोर्ट में ही मिलता है। इस रिपोर्ट के जरिए ही मिलता है। किसके? सीएजी के रिपोर्ट से। इसीलिए कहा जाता है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान में। इसीलिए बाबा साहब ने इसे महत्वपूर्ण लेखा का संज्ञा दिया है, ठीक है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर इसे अपने संविधान से निकाल दिया जाए, इस सीएजी को भारत के संविधान से निकाल दिया जाए तो देश में क्या हो रहा है, देश की जनता का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, सरकार इनके पैसे के साथ क्या कर रही है, ये सब आपको कभी भी नहीं पता चलेगा दोस्तों। इसका मेन कारण है सीएजी, ताकि आपके जो पैसे इधर उधर लग रहे हैं, यानी सरकार आपके पैसे को कहाँ लगा रही है, इन सभी चीज़ों का जायजा आपको सीएजी की रिपोर्ट से मिलती है। क्या दोस्तों? सीएजी की रिपोर्ट से मिलती है। आई थिंक सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल क्यों है? क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो कहाँ कहाँ गई है अभी आप देख सकते हैं। क्या दोस्तों? पहले संसद में गई, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गई, फिर लोक लेखा समिति के पास, फिर लोक लेखा समिति, फिर संसद, फिर जाकर के
लोकसभा स्पीकर, फिर लोकसभा स्पीकर, फिर जाकर उसे संसद में रखवाया, जहाँ पर दोनों सदन मौजूद थे। वहाँ पर मीडिया के लोग रहेंगे, वहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी जितने भी हमारे समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से हम इन रिपोर्टों के बारे में जान पाते हैं कि हमारे देश में हमारे पैसे को, हमारे जनता का जो पैसा है या हमारा पैसा है वो कहाँ लग रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ व्यय हो रहा है। इसका जो लेखा जोखा का जो जायजा है वो हमें माननीय सीएजी के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जितनी चीज़ें समझाई आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये सीएजी का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। अगर आप इसे दोबारा तिबारा नहीं देखेंगे तो आप इसे भूल भी सकते हैं। तो आपसे मेरी आग्रह है, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप इसको कम से कम जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को आप कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिवाइज़ एक ऐसा टूल्स होता है जिसके माध्यम से हम एग्ज़ाम में जाते हैं और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाते हैं। इन्हीं के माध्यम से, रिवाइज़ के माध्यम से हम अपने एग्ज़ाम को निकालने में कामयाब रहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो दुनिया पढ़ती है, आप भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। जब रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग बनी रहेगी। सारी चीज़ें पढ़ लेंगे लेकिन क्लियरिटी नहीं आएगी। क्लियरिटी कब आएगी? कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि कोई भी पूछे चलते रास्ते में भी तो उनका जवाब आपके टिप पे होना चाहिए, तभी जाकर एग्जाम निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पूर्णतः सीएजी को कंप्लीट कर दिया है। कल हम एंट्री लेंगे प्रधानमंत्री के चैप्टर में। ठीक है, तो कल का चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कल का लेसन, कल का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग कल का वीडियो मिस मत करिएगा। कल बेहतरीन तरीके से इंतजार करिएगा। मैं कल प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। यकीन मानना दोस्तों कि अगर कल की क्लास आप देखने में कामयाब होते हैं, यानी आप कल की क्लास को अच्छे से देखेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रधानमंत्री का जो चैप्टर होगा वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।